ये लुई क्या करेगा? इन लोगों की हालत इतनी खराब थी, एक बार क्या हुआ कि ये कहानी कई लोगों के बारे में कही जाती है, जार्ज शासन के बारे में भी कही जाती है, लुई 16वां के बारे में भी कही जाती है। लुई 16वां कहता था कि मैं ही राज्य हूं, मैंने जो कह दिया वही कानून है। और बोलते हैं कि एक बार फ्रांस में भुखमरी आ गई थी, भुखमरी आ गई, लोग सड़कों पर आ गए, महल के सामने, लुई 16वां के महल के सामने सब चिल्ला रहे हैं, ब्रेड 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 ब्रेड, रोटी 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 रोटी। रानी पूछती है चिल्ला क्यों रहे हैं? 16वां भाई साहब कहता है क्या कि ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। बोले एक केक क्यों नहीं खा लेते? रोटी नहीं तो रोटी मत खाओ, केक खाओ। आप सोच के देखो, जिसे अपने देश की स्थिति के बारे में ये ना पता हो कि जिसके पास रोटी नहीं है वो केक कहां से खाएगा, क्या ये लोग देश चला सकते थे? और फ्रांस की क्रांति से ही यूरोप का पतन समझा जाता है, यूरोप के प्राचीन तंत्र का पतन समझा जाता है। यह कहा जाता है कि यूरोप का महल तो भरभरा रहा था, द पैलेस ऑफ यूरोप वाज ऑलरेडी टॉटरिंग, इट वाज द मैटर ऑफ टाइम वेयर टू फॉल। इस समय की बस बात थी कि गिरना कहां है। और सबसे पहले यूरोप में जब राजवंशों का टूटना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले महल टूटा फ्रांस के राजा का। इसलिए यूरोप का जो पुरातन सिस्टम था, जो एंशिएंट सिस्टम जिसे बोलते हैं, जो चला आ रहा था, वो सबसे पहले टूटने की शुरुआत कहां से हुई? फ्रांस से हुई। और तब उस राजा को समझा के भेज दिया क्रांतिकारियों ने, क्या कह दिया कि भाई आप कुछ भी कहो वो अलग चीज है, लेकिन मेरा मानना है कि इक्वलिटी, या हमारा मानना है इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा या बंधुत्व, ये मुख्य तीन चीजों के आधार पर एक देश चलना चाहिए। और इसीलिए सबसे पहले फ्रांस में रिपब्लिक स्थापित कर दिया गया। यानी अब कहा कि एक राजा का बेटा राजा या रानी नहीं बनेगी, बल्कि अब वो व्यक्ति होगा जिसे हम चुन के भेजेंगे। इसीलिए भारत में गणतंत्र व्यवस्था कहां से ली गई है? फ्रांस से, क्योंकि सबसे पहला गणतंत्र कौन माना जाता है? ये बात अलग है, जब आप इतिहास पढ़ोगे तो महाजनपद काल के समय में भी भारत में 10 गणतंत्रों की 10 रिपब्लिक्स की चर्चा की जाती है, लेकिन वो रिपब्लिक्स वैसे नहीं थे जिन रिपब्लिक्स की हम बात आज कर रहे हैं। समझ में आया? तो रिपब्लिक सिस्टम कहां से आया है? और भारतीय संविधान में ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहां से लिए गए हैं? भारतीय प्रस्तावना में कहा गया है, क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विशेष, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, है ना? अनुच्छेद 14 समानता की बात करेगा, एंड assuring और promoting fraternity, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया संविधान प्रस्तावना में। यानी बंधुता को बढ़ावा देने वाली, गरिमा प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने वाली, बंधुता को बढ़ावा देने के लिए हम इस संविधान सभा में संविधान को स्वीकार करते हैं। समझ में आया? यानी कुल मिलाकर के भारतीय प्रस्तावना में ही फ्रांस की क्रांति का प्रभाव झलकता है। ठीक, बाकी इक्वलिटी और लिबर्टी कहीं भी संविधान प्रस्तावना में यूज नहीं किए गए हैं। ठीक है, बाकी फ्रेटर्निटी खूब यूज की गई है, इक्वलिटी भी यूज की गई है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता, इक्वलिटी भी यूज की गई है, लेकिन लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी की जगह क्या कहा गया है? या लिबर्टी भी है, लिबर्टी भी है, तीनों शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले ही मेरे ख्याल से लिबर्टी है, फिर उसके बाद इक्वलिटी है, फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी है। तो अगर क्रम पूछ भी ले तो सबसे पहले लिबर्टी आती है प्रस्तावना में, फिर उसके बाद इक्वलिटी आती है, फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी आती है, यानी लेफ्ट। यानी इन सारे शब्दों से संविधान का उदय हुआ, संविधान बाद। यानी अब समझ में ये आया कि यदि किसी देश में संवैधानिक सरकार है, यदि किसी देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है,
तो उस देश को निश्चित ही कम से कम इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का सम्मान करना चाहिए, यानी व्यक्तियों के बीच में समानता होना चाहिए। जो कानून राष्ट्रपति के लिए है वही कानून एक चपरासी के लिए भी होगा। समझ में आया? हाँ, ये अलग बात है कि जब कोई व्यक्ति उस पद पर है तो उस समय उस पर कोई आरोप न लगाया जाए या कोई प्रक्रिया न लगाई जाए आपराधिक, लेकिन जब वो पद से हटेगा तो उस पर फिर पूरी कानूनी प्रक्रिया बाकायदा की जाएगी। कानून भी नहीं कहता, व्यवहार में क्या होता है वो अलग बात है। लिबर्टी, व्यक्तियों को लिबर्टी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता पूरी मिलनी चाहिए, उन्हें अपने जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। और लिबर्टी इतना होना चाहिए कि उसे कम से कम ये फील हो कि हाँ वी आर ह्यूमन, हम मनुष्य हैं। ऐसा ना फील हो कि वो दास है। जैसे किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में क्या लिबर्टी नहीं दे रखी? खूब लिबर्टी दे रखी है। लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, खूब सारी लिबर्टी है। लेकिन क्या लिबर्टी है? ये तो जानवर भी करते हैं। वहां कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। यहां तक कि चीन में लिबर्टी नहीं है। अभी एक पत्रकार ने कोरोना वायरस के बारे में कुछ कह दिया, जेल में डाल दिया 6 साल के लिए। तो क्या लिबर्टी है? इंडिया में लिबर्टी है, जहां कन्हैया कुमार जैसे लोग भी जेल से बाहर होते हैं, बहुत लिबर्टी है। हाँ, मिंत्रा का लोगो चेंज करवा दिया जाता है। पता है ना मिंत्रा का लोगो में क्या हो गया था? किसको नहीं पता? आप मिंत्रा का लोगो देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई लड़की दोनों पैर फैला के बैठी हुई है और सेंटर पॉइंट पे लगा है कि बेचना दिखाई गई हो। तो किसी लड़की ने देखा होगा, बोला यहाँ पे बेचना दिखाई गई है, ये बहुत अश्लील हरकत है, लोगो चेंज करो। सर कभी अब किसी ने नहीं कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा, वो उस लड़की को देख गया, सोच देखी किसकी अच्छी है, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया में लिबर्टी तो है, आपने एक्सप्रेस किया। चाइना में होते तो भड़का देते आपको, पता चल जाता फिर कि तुम अश्लील या देश अश्लील है, ठीक। यानी संविधानवाद का विकास ब्रिटेन से होना शुरू हुआ, अमेरिका के रास्ते आया और फ्रांस तक जा पहुंचा धीरे धीरे करके। यानी यहां से स्टार्ट हुआ ब्रिटेन से इधर चला और इधर से फिर से ऐसे फ्रांस में आ गया। अब धीरे धीरे करके ये पूर्वी दुनिया में देशों में फैल रहा है। समझ में आया? ये है संविधानवाद। संविधानवाद के कुछ लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं? यदि किसी देश में संविधानवाद है या किसी देश में संविधानवाद फॉलो होता है, बात ध्यान रखना, हर देश में संविधान है, सभी देशों में संविधान है। शायद ही कोई देश हो जहां संविधान ना हो, लेकिन फिर भी कानून तो होंगे ही, तो संविधान मान सकते हैं उसे, ठीक। हर देश में संविधान है, लेकिन पूरे विश्व की कोई भी सरकार संवैधानिक सरकार नहीं कही जा सकती। पूर्ण रूप से संवैधानिक सरकार नहीं है, फुली कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो संविधानवाद के सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम कानून होते हैं, जिन्हें सोचा विचारा गया है, जो दर्शन होता है, फिलॉसफी है इसके पीछे, उस फिलॉसफी को एक भी सरकार विश्व फॉलो नहीं करती पूरी तरीके से। इसका मतलब है कि संवैधानिक सरकार कहीं दुनिया में है नहीं। हाँ, उसके लक्षण दिखते हैं, पूरे नहीं दिखेंगे तो कुछ दिखेंगे, ठीक है। और फिर हम ये तय करते हैं कि किसी देश में संवैधानिक सरकार है या नहीं, ठीक। जैसे पहला लक्षण, सबसे जो पहला लक्षण है वो है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, जिनका नाम था एबी डाइसी। क्या नाम था? एबी डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था। किसने दिया था ये? एबी डाइसी ने, विधि का शासन। और इसमें कहा कि शासन किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि शासन किसका होना चाहिए? कानून का। कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। सरकार या देश किसी की whim पर नहीं चलेगा, मतलब किसी के पागलपन या हनक पर नहीं चल सकता, उसके लिए लॉ चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति
कानून के समक्ष समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी इक्वालिटी होनी चाहिए वहां। पहले हमने क्या देखा था कि सरकार किसी की सनक का काम नहीं कर सकती, सरकार कानून से चलेगी। दूसरी बात यह है, ठीक है, 2018 में पूछा था रूल ऑफ लॉ, विधिगत शासन का क्या मतलब है, यही मतलब है। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं संविधानवाद फॉलो होता है, एक्चुअल में संविधानवाद फॉलो होता है, तो वहां क्या होगा, रूल ऑफ लॉ के अलावा लिबर्टी मिलेगी। पीपल और सिटीजन, किसी भी देश के नागरिकों को वो देश सुरक्षा देता ही है, स्वतंत्रता देता ही है, बल्कि विदेशियों को भी जहां सुरक्षा लगभग मिलती हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 फंडामेंटल राइट के इन 5 आर्टिकल्स को निकाल दें तो बाकी फंडामेंटल राइट्स विदेशियों को भी मिले हुए हैं। समझ में आया? यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 इन 5 आर्टिकल्स को अगर हम निकाल लें, ये 5 आर्टिकल्स के अंतर्गत जो अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। बाकी के जो भी अधिकार है फंडामेंटल राइट्स में वो विदेशियों को भी मिले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहां लोगों को स्वतंत्रता दी गई है पूरी की पूरी। हाँ, ये बात अलग है कि स्वतंत्रता पर सकारात्मक अफर्मेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, सकारात्मक प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप कहेंगे सर सकारात्मक प्रतिबंध क्या होते हैं? प्रतिबंध तो प्रतिबंध होते हैं, है ना। स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं नेगेटिव और एक को बोलते हैं अफर्मेटिव। स्वतंत्रता 2 टाइप की हो सकती है, एक को बोलेंगे हम लोग नेगेटिव, दूसरी को बोलेंगे अफर्मेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि आपको कुछ भी कर जाने का लाइसेंस मिल जाना, you are free to do anything। यहां अफर्मेटिव सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि you are free to do everything but not anything। आप हर चीज करने के स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई भी चीज करने के स्वतंत्र नहीं है। समझ में आया? जैसे आप चाहते हैं कि मैं तो मंदिर में जाऊंगा और पुजारी को पीट के आऊंगा, तो आप ये नहीं कर सकते। या आप कहें कि मैं तो मंदिर की जाके सामने जाके टॉयलेट करूंगा, अब बताओ, आप कर सकते हो। बोले मैं सड़क पर पूजा करूंगा, करो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले दूसरे के घर में अल्लाह मचाऊंगा, कर सकते हो। वो सब कब हो सकता है? जब स्वतंत्रता कैसी है आपकी? निगेटिव है। यानी आप जब अपनी स्वतंत्रता को भोग कर रहे हैं, इफ यू आर एंजॉयिंग योर लिबर्टी एंड यू आर वायलेटिंग राइट्स ऑफ अदर पर्सन, आप अपनी स्वतंत्रता का भोग इस तरीके से कर रहे हैं कि आप दूसरे की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव फ्रीडम, नेगेटिव लिबर्टी। लेकिन आप अपनी स्वतंत्रता के अंतर्गत वो सब काम कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्वतंत्रता को जब प्रयोग करते हैं तो दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं अफर्मेटिव। आप खूब गाने सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, लेकिन ये नहीं है कि रात के 12 बजे आप डीजे चलाओ दूसरे घर के सामने, उसकी नींद खराब हो जाएगी। तो आपकी लिबर्टी है, ठीक है, लेकिन भाई आप दूसरों की लिबर्टी क्यों छीन रहे हो? यदि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप नेगेटिव लिबर्टी फॉलो कर रहे हैं, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अफर्मेटिव लिबर्टी फॉलो कर रहे हैं। और किसी देश में नागरिकों पर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। अगर वहां ऐसा होता है, यानी नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वो कैसा सिस्टम है? संविधानवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तब हम कह सकते हैं।
समझ में आई ये बात? ठीक, अगला देखें तो अगला ये है पॉपुलर सॉवरेनिटी। तीसरा जो लक्षण है वो है पॉपुलर सॉवरेनिटी। ये क्या है पॉपुलर सॉवरेनिटी? पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ पावर, यानी सत्ता का जो अंतिम प्राधिकरण है, इज पीपल, सॉरी आप पीपल, उस देश के लोग होते, जनता होती है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, शुरू यही तो होती है। इसका मतलब है कि इंडिया में संविधानवाद के लक्षण कुछ पाए जाते हैं ना, पूरी तरीके से नहीं तो पाए तो जाते हैं। ठीक, तो भारत में संविधानवाद है कि नहीं? ठीक, यानी इसे बोलते हैं लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता, जब अल्टीमेट अथॉरिटी किसी गवर्नमेंट की कहां से आती हो? जनता से आती हो। जनता का निर्णय ही सरकार का निर्णय होना चाहिए। ये बात अलग है कि सरकार राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए या बहुमत का फायदा उठाते हुए जनता के निर्णय की अवहेलना कर दे या निरंकुश हो जाए, डिक्टेटरशिप धारण कर ले, तानाशाह बन जाए, वो मामला अलग है। ठीक है, लेकिन होना चाहिए। पॉपुलर सॉवरेनिटी इंडिया में है, समझ में आया? अगला लक्षण है लिमिटेड गवर्नमेंट। और ये क्या पता है? लिमिटेड गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इट इज द सिक्स्थ पिलर ऑफ बजट ऑफ 2021-2022। यू नो इट? सब भूल भाग गए? बजट 21 और 22 का छठवां स्तंभ ही है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। और ये सवाल इस बार 2020 की यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया था कि संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है? संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट। सरकार का मतलब ये नहीं है कि असीम जी बोले मैं पूरा सरकार पूरा देश चलाने लगे। पता चला कि राहुल गांधी के 4 बच्चे होते, 4 बच्चों के बच्चे होते, उसके भी बच्चे होते, सबको मंत्री बना दिया बोले सरकार। जैसे लालू यादव के 2 बेटे हैं, दोनों के दोनों उसमें आ गए, फिर उसके बहुत पड़ोसी भी आ गए, साले वाले आ गए, हाँ बहू आ गई, सब अगर ऐसे सब आ जाएंगे, कुल मिला के बात यह है कि जो मंत्री परिषद का जो साइज है, मंत्रियों की संख्या जो है वो एक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंडिया में तय किया गया है 91वें संविधान संशोधन के अनुसार, 91st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार, वो ये है कि किसी भी कीमत पर मंत्रियों की संख्या, यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्या बनती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज किसी भी कीमत पर निचले सदन के 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो हमारे देश में लगभग 550-552 लोकसभा में सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम इतना बताया गया, इतना हो सकता है। अब इसका 15% निकाल लो, तो जितना आएगा मंत्रियों की संख्या उससे ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि पता है पहले क्या क्या होता था? होता यह था कि सरकारों को जब बहुमत नहीं मिलता था तो गठबंधन की सरकारें बनती थी, गठबंधन की सरकारें, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती थी, तो कई पार्टी मिलकर के सरकार बना पाती थी, तब बहुमत होता था। क्योंकि बहुमत के लिए कम से कम कितना चाहिए? 373 नहीं 273 चाहिए कम से कम। अब अगर 273 चाहिए, क्योंकि 245 में बनती है, सॉरी 545 चलता है अभी भी, तो 273 से कम नहीं जाता है, तो 273 लोग चाहिए। तो 273 पहले सांसद हो नहीं पाते थे लोकसभा में एक पार्टी के, इसलिए कई पार्टी मिलकर काम करती थी, सरकार बनाती थी। अब जब कई पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगी तो सोचने वाली बात यह है कि हर पार्टी दूसरी पार्टी को समर्थन सिर्फ इस बात पर दे रही है कि मेरा भी व्यक्ति मंत्री होना चाहिए, यही है ना। और जब हर पार्टी से 15-20 मंत्री बन गए
और 10 पार्टी ने मिलकर सरकार बना ली, 7-8 ने मिल करके, तो 216 मतलब 160 लोग मंत्री बन जाएंगे। तो इस इतने वो 160 इतना देश का भला नहीं करेंगे, उससे ज्यादा तो खा के नुकसान कर डालेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट को लिमिटेड रखने के लिए 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसके माध्यम से कर दिया गया, क्या कह दिया गया कि साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall not be more than 15% of lower house। नहीं होगा, समझ में आया ये बात? यानी दूसरा पहला चौथा लक्षण जब पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आगे क्या, उसके बाद मामला यह है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी न्यायपालिका कम से कम स्वतंत्र होनी चाहिए, जिससे कि सरकार, अगर सरकार के दोनों अंग गलती करें, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, अगर ये लोग गलती करते हैं तो इनकी गलतियों को कौन सुधार सके, जुडिशरी संभाल सके। अगर जुडिशरी ही स्वतंत्र नहीं होगी तो क्या नागरिकों को मिले हुए अधिकारों की रक्षा की जा सकती है? फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। वर्तमान में अगर वो वायलेट होते हैं आपके फंडामेंटल राइट, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर गुहार लगा सकते हैं कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, आप एक्शन लो, और सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है। और अगर आर्टिकल 32 हटा लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को हटा लिया जाए और न्यायपालिका स्वतंत्र न हो, तो क्या नागरिक के हितों में कोई निर्णय आएगा? इसका मतलब सरकार मनमानी कर सकती है। इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका एक संविधानवाद की विशेषता है, होना ही चाहिए। समझ में आया? तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक देश की सरकार संवैधानिक सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही संवैधानिक सरकार नहीं कहला सकती। द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, संविधान की आत्मा को फॉलो करना, मानव अधिकारों के साथ फॉलो करना, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखते हुए फॉलो करना, डिग्निटी ऑफ पीपल मेंटेन होनी चाहिए, तब जाकर के कोई सरकार चलती है। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, संवैधानिक सरकार। लेकिन ध्यान रखना,